हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आज आइए हम पढ़ेंगे सीटेट का पैडागोजी सेक्शन हिंदी का व्याकरण शिक्षण एवं शब्दावली विकास, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 40 हार्ड लेवल का क्वेश्चन जो पैडागोजी में आने की संभावना बढ़ जाती है। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। भाषा शिक्षण में व्याकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, जो व्याकरण का जो मुख्य उद्देश्य होता है, भाषा का शुद्ध और प्रभावी प्रयोग, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्याकरण में यही होता है कि भाषा शुद्ध बोली जाए और प्रभावी हो, ठीक ना, सही ढंग से, स्पष्ट तरीके से, ठीक ना। प्रश्न नंबर 2, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो देखिए, जो प्राथमिक स्तर पर जो होता है, बच्चों को व्याकरण सिखाया कैसे जाता है, पहले उसमें उदाहरण बताया जाता है, फिर नियम, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उदाहरण से नियम जो बताया जाता है उस कौन सी विधि कहलाती है? वह जो विधि कहलाती है वह आगमन विधि कहलाती है, ठीक ना। इसमें बच्चा क्या करता है, उदाहरण को स्वयं नियम की ओर लेकर जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। व्याकरण भाषा का साधन है, लक्ष्य नहीं। यह कथन किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो देखिए, यह जो कथन है, बताइए आप लोग। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। व्याकरण शिक्षण में सबसे बड़ी कमी किससे होती है? तो देखिए, जो सबसे बड़ी कमी जो होती है, संदर्भहीन नियम। व्याकरण में क्या होता है, अगर संदर्भहीन नियम होगा, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो वह नियम क्या है, बेकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। शब्दावली विकास का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो देखिए, शब्दावली का बात कर रहा है, तो जिसमें जिस शब्द में संदर्भ में अर्थ निकल रहा हो, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा संदर्भ में शब्दों का प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। पर्यायवाची विलोम पढ़ाने का सही उद्देश्य क्या है? तो देखिए, इसका मतलब यही होता है अभिव्यक्ति को समृद्ध बनाना, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 7। व्याकरण शिक्षण में निगमन विधि का अर्थ है? निगमन मतलब होता है नियम से उदाहरण की ओर, ठीक ना। आगमन में होता है उदाहरण से नियम की ओर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्राथमिक कक्षाओं में निगमन विधि क्यों कम उपयोगी है? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, नियम नहीं समझ पाते हैं, ठीक ना। सही बात है, नियम नहीं समझ पाते हैं, बच्चे सक्रिय नहीं होते उस समय। प्राथमिक स्तर के बच्चों में सक्रियता कम होती है, बच्चे भाषा को कट जाते हैं। ये भी सही है, बच्चे जो है भाषा से कटने लगते हैं, रुक रुक कर बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 9। शब्दावली विकास का संबंध किससे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर ए, जो शब्दावली है वह किससे होगा अधिक? लेखन से भी होगा, पठन से भी होगा, सुनना और बोलना से भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। सक्रिय शब्दावली का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, जो शब्द बच्चा बोलता है और सीखता है या लिखता है, ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज का जो क्लास है सिर्फ हम आंसर बताते हैं चलेंगे, क्योंकि समय कम है, आज मुझे कहीं जाना है। निष्क्रिय शब्दावली क्या है? तो जो निष्क्रिय शब्दावली होती है वह केवल समझे जाने वाले शब्द होते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12।
व्याकरण को भाषा प्रयोग से अलग करके पढ़ाने का परिणाम क्या होता है? तो जो व्याकरण को भाषा प्रयोग से अलग करके पढ़ाने का यही परिणाम होगा, बच्चे पर बोझ नहीं बढ़ेगा, ठीक ना, भाषा पर बोझ नहीं बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 13, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि सिखाने का सही तरीका। तो देखिए जो इसका सही तरीका होगा, वाक्य प्रयोग के माध्यम से अगर बच्चों को सिखाएंगे तो यह बेहतर तरीके से सीखेगा। प्रश्न नंबर 14, व्याकरण शिक्षण में त्रुटि को कैसे देखना चाहिए? तो देखिए सीखने के अवसर की तरह ही देखना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 15 है, शब्दावली विस्तार के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयोगी है? तो देखिए यह कहानी और संवाद, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, मुहावरे और लोकक्रिया पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका जो मेन उद्देश्य होता है भाषा को सजीव बनाना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, व्याकरण शिक्षण का आधुनिक दृष्टिकोण क्या है? तो देखिए जो आधुनिक दृष्टिकोण होता है वह भाषा प्रयोग केंद्रित होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न अभ्यास का उपयोग व्याकरण में क्या होता है? अभ्यास और समझ दोनों के लिए होता है, ठीक ना, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? संदर्भ व वाक्य का प्रयोग करना, ठीक ना, बी हो जाएगा। बहुत तेजी से पढ़ाएंगे 40 क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर काल सिखाने का सही तरीका क्या है? तो देखिए समय के साथ वाक्य को जोड़ना, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, व्याकरण शिक्षण में गतिविधि आधारित पद्धति कैसी होती है? तो देखिए भाषा को जीवित करने के लिए, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, शब्दावली में शब्द परिवार सिखाने से क्या होता है? शब्द भंडार तेजी से बढ़ता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, व्याकरण शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का उपयोग क्या है? यह एक संसाधन के रूप में होता है पाठ्य पुस्तक का उपयोग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 24, भाषा कक्षा में व्याकरण का समावेशन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाषा विधियों के साथ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 25, शब्दावली विकास में चित्रों का प्रयोग कैसा होता है? तो देखिए इसमें अर्थ अस्पष्ट होता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, व्याकरण शिक्षण में संदर्भ का अर्थ क्या होता है? तो वास्तविक भाषा का स्थिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, वाक्य शुद्धि अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए भाषा का सुधारना, ठीक ना, भाषा प्रयोग को सुधारना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 28, शब्दावली विकास में खेलों का प्रयोग कैसा होता है? ठीक ना, तो यह प्रभावी शिक्षण साधन होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, व्याकरण का अत्यधिक बोझ बच्चे में क्या होता है? आत्मविश्वास को पैदा बढ़ाता है या नहीं भय पैदा करता है। जब अत्यधिक बोझ हो जाएगा तो भय पैदा करेगा, बच्चा सोचेगा बहुत ज़्यादा है। प्रश्न नंबर 30, भाषा शिक्षण में व्याकरण को कैसे रखना चाहिए? तो देखिए सहायक के रूप में रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 31, शब्दावली विस्तार में पठन की भूमिका क्या होती है? तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, नए शब्द सिखाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो कम लेकिन उपयोगी शब्द को देना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, व्याकरण शिक्षण में सहजता का अर्थ क्या है? तो देखिए स्वाभाविक भाषा का प्रयोग करना, यही सबसे आसान हो जाएगा, ये सही है। प्रश्न नंबर 34, शब्दावली और व्याकरण का आपसी संबंध क्या है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर परस्पर पूरक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35, भाषा की शुद्धता के साथ किस पर अधिक बल देना चाहिए?
तो इसको अर्थ और संप्रेषण पर बल देना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 36, व्याकरण में अत्यधिक ड्रिल का प्रभाव क्या होता है? तो यह उबाऊपन होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 37, शब्दावली विकास का दीर्घकालिक प्रभाव किस पर पड़ता है? तो जो इसका पड़ता है भाषा की दक्षता पर, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 38, व्याकरण शिक्षण में मातृभाषा का प्रयोग कैसा होना चाहिए? तो देखिए सीमित और सहायक रूप में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 39, शब्दों के सही उच्चारण से क्या लाभ होता है? सुनने और बोलने दोनों में लाभ होता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर आखिरी और अंतिम 40, सीटेट के अनुसार व्याकरण शिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए? तो यह जो होना चाहिए भाषा प्रयोग प्रधान होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो ये वीडियो में पढ़ाए बहुत तेज़ी से, इसको फिर कल रिपीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आप लोगों का दिन शुभ हो।